हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। पहले आपने चैप्टर पढ़ा है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और आज देखेंगे हमने कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं वही कहूंगी जो मैं डे 1 से कह रही हूँ, जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, कि आपको इससे प्रीवियस जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल, वो आपको यहाँ पे कवर करना है। जो मनुष्य में या ह्यूमंस में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो इम्पॉर्टेंट है, तभी आप एडोलसेंस को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एक एक करके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एडोलसेंस होते हैं, जो किशोर होते हैं, उन्हें अपने भोजन में किस प्रकार का जो भोजन है वो शामिल करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है चिप्स है, नूडल्स है, रोटेड बेवरेजेस हैं। ठीक है, हमने कहा नहीं, ऐसा तो हमें सलाह नहीं दी जाती है, ये तो हमें भी पता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी ने चैप्टर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये बेसिक एक क्वेश्चन हमारे पास आता है। सेकेंड ऑप्शन है वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमोनेड। हमने कहा चिप्स यहाँ भी आ गए हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। जो पैक्ड फूड हमारे पास आता है वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं होता है, या ऐसा फूड जिसमें मैदा आप ले रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है राइस है, नूडल्स है और पॉपकॉर्न है। नूडल्स अगेन हमारे पास मैदा आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है चपाती है, दाल और वेजिटेबल है। ये ऐसा भोजन है जिसमें हमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे मिलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं मैक्रो में? मैक्रो में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रो में क्या क्या होते हैं? सारे जो विटामिन मिनरल्स जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं माइक्रो में। ठीक है, चलिए ये आपका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें हमसे कहा गया है द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ वुमन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपॉज। आपने कहा जो फीमेल की जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज है, या आपने कहा रिप्रोडक्टिव फेज है जो फीमेल की लाइफ में है, वो यहाँ से मेनोपॉज तक होता है। तो कहाँ से मेनोपॉज तक आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क, ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज नोन एज मेनार्क। ठीक है, तो जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है या रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल की लाइफ में, वो मेनार्क से मेनोपॉज तक होता है। क्लियर है? आगे जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसमें हमें क्या दी गई है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है। तो पढ़िए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहती है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड डू नॉट रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। आपने कहा कुछ ग्लैंड्स के नाम हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, जहाँ से स्वेट यानी कि पसीना निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे सलाइवा निकलेगा यानी कि लार निकलता है। और ऑयल ग्लैंड है जो आपकी स्किन में जो ऑयल निकलता है। आप कहते हैं कोई, आप में से बच्चे कहते हैं कि मेरी ऑयली स्किन है या मेरी ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन का मतलब है ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्किन में। ड्राई स्किन का मतलब है ऑयल बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्किन में। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो तीनों ग्रंथियां हैं डू नॉट रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये अपनी सिक्रीशन को, अपने श्रावण को सीधे रक्त में नहीं डालते। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। दूसरी कहती है दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, कि इनके पास डक्ट नहीं होती। तो हमने कहा देखो, अगर इनके पास डक्ट नहीं होगी और ये ब्लड में भी सीधे अपनी सिक्रीशन को नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये अपनी सिक्रीशन को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे भेजेंगे? इट मीन्स कि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो गलत है यहाँ पर। तो आपने कहा क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो सलाइवा होता है वो हमारे मुंह में आता है। कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है? अब आप ये नहीं कहेंगे मुंह में होती है, आपने कहा एक पैर यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक टंग के नीचे होता है। तो ये सीधे क्या होता है, हमारे मुंह में सिक्रेट होता है, ब्लड के थ्रू तो नहीं आता है। क्या होता है, डायरेक्टली हमारे मुंह में आ रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है कि ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में नहीं डालते हैं, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें बोला गया दीज ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, इनमें डक्ट होती है, जबकि ये ऑप्शन कह रहे हैं कि इनमें डक्ट नहीं होती है। हमने कहा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सॉल्यूशन इनके हमने पढ़े हुए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अब है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन किडनी सेल्स। मनुष्य की जो किडनी सेल्स होती हैं उनमें लैंगिक गुणसूत्रों का नंबर कितना होता है। तो इस बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि देखो,
ये हर सेल की कहानी, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बनी है। हमने कहा हमारे एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 44 क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम होते हैं। और जो 45 और 46 यानी कि ये यहाँ पर दो क्रोमोसोम जो होते हैं 45, ये 44 है, ये 45वां जो क्रोमोसोम है और 46वां क्रोमोसोम है। यानी कि जो दो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये हर सेल में होगा, ठीक है, लेकिन देखना ये है, देखो हमने इसी की बात की थी, हमने कहा था कि हमारे हर सेल में जो हमारा जेनेटिक कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सेम है यहाँ पर। यानी कि हमारे जीन्स भी एक ही जैसे हैं, हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल, पूरा डीएनए ही एक जैसा है, तो जीन्स भी एक जैसे होंगे। लेकिन हमने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लिया गया कि इंसुलिन पैनक्रियाज से ही रिलीज होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो हमारे ओवरी से ही रिलीज होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टिस से ही रिलीज होता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहां पर अलग अलग टाइप के जीन्स एक्टिव होते हैं। जैसे इंसुलिन का जीन सिर्फ पैनक्रियाज में एक्टिव है, बाकी कहीं एक्टिव नहीं है, इसीलिए इंसुलिन सिर्फ हमारी पैनक्रियाज में बनता है, जबकि इंसुलिन का जीन हमारे हर एक सेल में होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि हर एक सेल में क्या होते हैं, हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होंगे, 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपके क्या होंगे, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र जब यहाँ पे क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, आपने कहा आपकी ओवरीज में, ठीक है, फीमेल की ओवरीज में, और मेल के टेस्टिस में ही गैमेट फॉर्मेशन होता है, बाकी और कहीं नहीं होगा। ऐसा नहीं कि और सेल्स में भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन इन्हीं हमारे बॉडी पार्ट्स में होता है, ठीक है। तो हमने कहा अगर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन किडनी सेल्स, यानी कि जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो किडनी सेल में, जो हमारे वृक्क होते हैं, जो हमारी किडनी होते हैं, उनमें कितने जोड़ी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 2 क्रोमोसोम का मतलब होता है, 2 क्रोमोसोम है ये, दो क्रोमोसोम का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये 1 पेयर क्रोमोसोम, ठीक है। एक पेयर में कितने होते हैं, एक पेयर में कितने होते हैं, यहाँ पर 2 ही होंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आंसर क्या हमारा सही आएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अ फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम। एक फीमेल गैमेट है, वो कौन से क्रोमोसोम को यहाँ पर, उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा, आपने कहा 1Y, एक Y क्रोमोसोम होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक X होगा और एक Y होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दोनों ही X क्रोमोसोम होंगे। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि X क्रोमोसोम होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं एक फीमेल सेल में, एक फीमेल सेल है, तो उसमें कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और वहां पर सेम ऑप्शन होता है। तो हमने कहा एक नॉर्मल सेल में अगर लैंगिक गुणसूत्रों की बात हो रही है तो हम XX कहेंगे, ठीक है, क्योंकि लैंगिक गुणसूत्र हमने कहा था फीमेल में XX और मेल में XY होते हैं। लेकिन हमने किसकी बात की है, फीमेल गैमीट की बात की है। गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, इसीलिए जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो भी आधे हो जाएंगे। तो हमने कहा 1X क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर यहाँ पर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द कंडीशन शोन बिलो। यानी कि एक इमेज आपको दी गई है, ठीक है, 2 इमेजेस हमारे पास हैं। इस ये जो कंडीशन होती है किसकी वजह से होती है, ऑप्शन है लैक ऑफ कैल्शियम इन द बोन, एक्सेस ऑफ आयरन इन द ब्लड, लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट एंड लैक ऑफ पोटेशियम इन द डाइट। तो ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन को सही नहीं बना पाती है सही से, और जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, और इस प्रकार से ऐसी कंडीशन देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये आउटर यानी कि एक्सटर्नली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इंटरनली कुछ ऐसा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं ये भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है सही आंसर जो है वो मार्क नहीं हो रखे हैं, तो ये आपको
रिवाइज करने हैं, देखना है कि आपने इनमें से जो क्वेश्चन हैं वो कैसे और कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमने क्या यहाँ पे सॉल्व किया था। आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर्स इन फीमेल एट प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ इट। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो हमने कहा था आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। सॉल्यूशन आपका ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट है HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। HIV वायरस निम्नलिखित में से किसमें नहीं प्रेजेंट होगा? HIV वायरस ब्लड में नहीं होगा, आपने कहा स्वेट में नहीं होगा, ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होगा, या सीमेन में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमने देखा था कि स्वेट में नहीं होता है। स्वेट या सलाइवा ऐसे जो हमारे बॉडी के फ्लूइड होते हैं उनमें नहीं होते। इंटरनल फ्लूइड जो हमारे होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया है, जैसे कि मिल्क हो गया है, जैसे कि सीमेन हो गया है, ठीक है, ये जो फ्लूइड होते हैं इनमें HIV वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट है प्यूबर्टी इन फीमेल बिगिन एट द एज ऑफ। फीमेल में प्यूबर्टी कब से स्टार्ट होती है? तो आपने कहा 11 to 13 ईयर्स, 11 से 13 वर्ष की उम्र में, 16 से 18 वर्ष की उम्र में, 14 से 16 वर्ष की उम्र में, या 18 से 21 वर्ष की उम्र में। तो इजी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर आएगा, 11 to 13 ईयर्स, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर रखा है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका पूरा एक टॉपिक सॉल्व होता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। आपने कहा था इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। आपने कहा निम्नलिखित जो आपको जानकारी दी गई है ये किस हार्मोन के बारे में दी गई है। जानकारी क्या है उसको देखिए। पहली जो स्टेटमेंट आती है उसमें कहा है ग्लैंड सेक्रीट द हार्मोन आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। एक ग्रंथि जो है वो हार्मोन रिलीज करती है और किडनी के टॉप में है। अब आपको याद होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पूरा एक, ये किडनी है और इसके टॉप में एक कोन शेप ग्लैंड होती है जो हार्मोन को रिलीज करती है। सबसे पहले तो ग्लैंड का नाम बताइए, ग्रंथि कौन सी है? ये ग्रंथि का नाम पता चलेगा तो हार्मोन का नाम भी पता चल जाएगा। दूसरे कहते हैं कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। फिर आ जाइए लिवर में, ये है लिवर आपका, ठीक है। लिवर में आती है हिपैटिक लोब्यूल, ये है आपकी हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल में होती हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स कौन क्या होती हैं? लिवर की सेल। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, यही हमने अभी तक पढ़ा है, हमेशा पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलकर के बनी है। ऐसे ही हमारा लिवर भी सेल से मिलकर के बना है। लिवर की सेल्स को हिपैटोसाइट कहते हैं। तो ये लिवर है, ये है लिवर। लिवर में बहुत सारे, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हिपैटिक लोब्यूल होगा, पूरी जो लिवर है उसमें हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल, और ये आती हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट क्या है? लिवर सेल है, लिवर सेल, ठीक है। हिपैटोसाइट क्या होंगे? लिवर सेल होंगे, ठीक है। अब हमने लिवर सेल क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमने कहा लिवर सेल में जो हमारा ग्लूकोज होता है, एक्चुअली में यहाँ से आता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? हमने हिपैटिक पोर्टल वेन पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा। हिपैटिक पोर्टल वेन का एक आइडिया हमने लिया था। क्या होता है हिपैटिक पोर्टल वेन? सिंपल सी चीज होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जब किसी एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है तो उसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये आपके पास 12th में आएगा, अभी के लिए जस्ट आप एक आइडिया ले लीजिए। तो ये है आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। ये है, ये आपके इंटेस्टाइन है। कौन से इंटेस्टाइन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, ये ऑक्सीजन देंगी यहाँ पे। जब ऑक्सीजन देंगी तो यहाँ से निकलेगी वेन, जिसमें क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये है वेन, ठीक है, ये वेन है। ये वेन, इस वेन में क्या होगी? CO2 होगी, इस वेन में CO2 होगा, लेकिन इसमें एक और चीज होगी, वो होता है ग्लूकोज। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है और डाइजेशन के बाद यहाँ पे ग्लूकोज बना है, तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये इस वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ग्लूकोज यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ क्यों जाता है? क्योंकि
जब ये कहाँ पे है, जब ये ग्लूकोज गया वेन में, वेन यानी कि उसमें ब्लड है, जब ग्लूकोज ब्लड में जाता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए जब भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में जाएगा ग्लूकोज, और उस टाइम पर जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज को लिवर सेल में भेजा जाता है। ठीक है, अब जब लिवर सेल में भेजा जाएगा तो यहाँ पर आता है एक और हार्मोन, इसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन कहाँ से आएगा, पैनक्रियाज से आएगा। पैनक्रियाज भी बना लेते हैं चलिए, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी सेम चीजें होती हैं। ठीक है, अब पैनक्रियाज में भी ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन देगा, यहाँ से फिर से निकलेंगे वेन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, लेकिन यहाँ से जो इंसुलिन निकला है, ये जो इंसुलिन बना है, ये इंसुलिन जाता है यहाँ, आई फॉर इंसुलिन। ठीक है, मैं इंसुलिन को पूरा नहीं लिख रही हूँ। ये इंसुलिन कमांड देता है हिपैटोसाइट को। हिपैटोसाइट को ये कमांड देगा कि इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाए इनमें, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर आपको ध्यान होगा ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, स्पेलिंग। तो ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोज के रूप में नहीं रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या होगा, ये आप तब पढ़ेंगे जब आपके पास बहुत डिटेल में ये चीजें आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि लिवर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और ये काम कौन करेगा, इसके लिए कौन कमांड देगा, इंसुलिन कमांड देगा। ठीक है, अब हमें ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, एनर्जी कम हो जाए। तो हम ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलते हैं। ग्लूकोज फिर हर एक ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचता है, वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ये कहानी तो हमें पता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हार्मोन है ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है इस हार्मोन के थ्रू। किस हार्मोन के थ्रू, जो किडनी के टॉप में एक ग्लैंड होती है, और वो जो ग्लैंड है वो एक हार्मोन को रिलीज कर रही होगी, वो एक हार्मोन रिलीज कर रही होगी जो यहाँ पर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तीसरा ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करेगा क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को भी बढ़ाएगा। कौन सा होगा ये हार्मोन, ये आपको बताना है। मैं सारी चीजें इरेज कर रही हूँ और आंसर आप चूज कीजिए, हमने किसके बारे में बात की थी। ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, एड्रेनलिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो चलिए बताइए कौन से हार्मोन के बारे में बात हो रही है। तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल हार्मोन के बारे में। मेल हार्मोन का मतलब समझते हैं, जो यहाँ पर सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे तो हमने कहा इंसुलिन तो क्या करेगा, इसका काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। कहाँ, लिवर सेल में। लिवर सेल का नाम क्या बोला है, हिपैटोसाइट बोला है। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह है फीमेल हार्मोन। ये एक्चुअली में क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही आपके पास बचता है, एड्रिनलिन, यानी कि किडनी के टॉप में कौन सी ग्रंथि थी, एड्रिनल ग्लैंड थी। एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, एड्रिनलिन होता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन ये सारी चीजें कर क्यों रहा था, क्योंकि हमने बोला था इसे हम इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पढ़ें तो हमने कहा एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। दिस हार्मोन appears this hormone prepares the body to fight or run away during an emergency situation. Its effect involve an increase in heart rate, ये heart rate को बढ़ाएगा, blood pressure increase करेगा, breathing rate increase करेगा, glucose level
यानी कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज यहाँ पर करता है। तो क्या क्या हमने बोला कि जो एड्रेनलिन है वो अधिवृक्क यानी कि किडनी की ग्रंथियों द्वारा, अधिवृक्क का मतलब होता है एड्रेनलिन जो जहाँ से स्रावित हो रहा है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथि हम कहेंगे, इसके द्वारा स्रावित होता है, जो गुर्दे यानी कि जो किडनी के ऊपर स्थित होती है। यह हार्मोन आपातकालीन स्थिति के दौरान शरीर से लड़ने भागने के लिए तैयार करता है। इसके प्रभाव में हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर, रक्त शर्करा स्तर आदि में वृद्धि शामिल होती है। ठीक है, चलो अबे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग द फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द वजाइना कंटेन डैश अलॉन्ग विद ब्लड। क्या क्या होता है, एम्ब्रियो है यहाँ पर, ओवम है यहाँ पर, मेल गैमीट है यहाँ पे, या जाइगोट है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओवम हमारा यहाँ पे क्या आया था, सही आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज द चेंजेस लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। क्या है, ग्रोथ कहेंगे उसे, सेंसेशन कहेंगे, या डेवलपमेंट कहेंगे, एडोलेसेंस। इजी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या होगा, एडोलेसेंस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एड कॉज करता है। आपने कहा H1N1 वायरस है, जिका वायरस है, HIV है, या राइनो वायरस है। तो ऑप्शन नंबर सी है HIV वायरस। फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। चैप्टर आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट होता है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। अगर यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन हमने रिवाइज किए हैं सबके क्वेश्चन अगर आपको आते हैं इट मीन्स कि आपने चैप्टर अच्छे से यहाँ पे समझा है और पढ़ा है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।